इंडी ने क्या गदर मचा दिया। सोना चांदी में हाहाकार मचा है, शेयर मार्केट की लग्गा लगी है। 24 दिन के ईरान युद्ध से देश में क्या कोहराम मचने लगा। भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी। उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है, इसलिए एकजुट रहना होगा। अब सोचिए, जहां देश की सरकार व्यस्त है कि अलग अलग जगहों पर कूटनीति के माध्यम से, डिप्लोमेसी के माध्यम से कैसे देश की समस्या का हल निकाला जाए, वहां पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, चैलेंज दिया जा रहा है। इस राजनीति के बीच आप ये भी देखिए कि तेल गैस को लेकर तो ग्राउंड पर किल्लत दिखी रही है। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए पीएम मोदी कैसे लगातार लगे हुए हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फिर दूसरी बार बातचीत की। 10 दिनों में ईरान के राष्ट्रपति से पीएम मोदी की यह दूसरी वार्ता है। इससे पहले कल यानी रविवार को पीएम मोदी ने सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग की। इस बैठक में युद्ध की वजह से आए संकट से निपटने पर चर्चा हुई। मौजूदा संकट से निपटने के लिए शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म उपाय क्या हो सकते हैं, इस पर चर्चा हुई और उनको जल्द से जल्द अमल लाने का भी फैसला हुआ। एनर्जी सिक्योरिटी के अलावा भारत के सामने एक और बड़ा चैलेंज है, वो है खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा का। पीएम मोदी ने संसद में बताया कि भारतीयों की सुरक्षा और देश हित के लिए वो पश्चिमी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से 2 राउंड की बातचीत कर चुके हैं। खाड़ी देशों से अभी तक 3,75,000 भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी हो चुकी है। ईरान से 1,000 भारतीय सुरक्षित लौट आए हैं। संसद में पीएम मोदी ने युद्ध को लेकर भारत का स्टैंड भी क्लियर किया और साफ कह दिया कि ना तो हॉर्मुज बंद होना चाहिए, ना ही कमर्शियल शिप पर किसी तरीके का अटैक होना चाहिए और ना ही एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाना चाहिए। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज ट्रेड जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। चलिए, तो संकट की बातचीत हुई, तैयारियों की बातचीत हुई। अब एक राहत की खबर भी आपको देता हूं। 2 भारतीय जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करके भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये दोनों बड़े जहाज हैं जो एलपीजी लेकर भारत आ रहे हैं और जाहिर सी बात है इस संकट के काल में ये राहत की खबर है। एक जहाज का नाम है जगबसंत तो दूसरे जहाज का नाम है पाइन गैस। खास बात यह है कि ईरान इन जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट के लारक केशम चैनल से निकाल रहा है। एक और बात महत्वपूर्ण है कि इस रास्ते से ईरान उन्हीं देशों के जहाजों को निकाल रहा है जो उसके मित्र देश है। तो जो लोग कह रहे थे कि ईरान से तो हमने दुश्मनी पाल ली, इजराइल के पक्ष में जाकर खड़े हो गए, उन्हें यह फैक्ट ध्यान से देखना चाहिए कि उस रास्ते से भारत के जहाज निकल रहे हैं जहां से सिर्फ ईरान के मित्र देशों के जहाज निकल रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के 2 छोटे छोटे द्वीप लारक और केशम है। इन दोनों द्वीपों के बीच में एक सकरा रास्ता है, इसीलिए इस चैनल को लारक केशम गैप कहा जाता है। दावा है कि ईरान ने पहले शिप की ऑनरशिप और कार्गो को लेकर जांच पड़ताल की, यह सुनिश्चित किया कि यह शिप अमेरिका का नहीं है, उसके बाद ही जाने दिया। सरकार पूरी कोशिश भी कर रही है कि बाहर से तेल गैस की सप्लाई होती रहे, क्योंकि हालात बहुत मुश्किल भरे हैं। ग्राउंड पर दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। मुंबई में फिर से सिलेंडर की लंबी लाइनें दिखी, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 5 किलो वाला सिलेंडर प्राथमिकता के आधार पर श्रमिकों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, जिसके बाद से एक बार फिर से गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। लोग अपना छोटा सिलेंडर लेकर पहुंच गए हैं। मुंबई के गोरेगांव में लोग 5-5 किलो का सिलेंडर भरवाने के लिए लाइन में खड़े दिखाई दिए। मुंबई से हमारे सहयोगी अतुल की इस ग्राउंड रिपोर्ट को आप देखिए। 8 बजे से हैं। क्या बोला गया, क्या जो है गैस सिलेंडर पहली बार लेकर आए हैं, जिससे पहले भी लेकर आए थे? 3 दिन लेके आए हैं। भाई साहब, आप कितने देर से खड़े हैं? हम भी सर 8 बजे से आए हैं। 8 बजे से हैं? अच्छा। सुबह का नाश्ता किया, अभी खाना भी कुछ नहीं खाया। गैस के चक्कर में यहाँ पे लगाए हुए हैं लाइन जी, लेकिन कुछ संभावना दिखाई नहीं दे रही। कितने देर से खड़ी हैं? 9 बजे से। सुबह 9 बजे से? हाँ। तो
क्या 5 लीटर का बाटला लेकर आएंगे, बड़ा वाला है? नहीं 5 लीटर का। 5 लीटर वाला हाँ। है। ये देखिए सब लोग अपने अपने सिलेंडर पे बैठे। भाई कितने बजे, कब से बैठे हैं आप? सुबह 10 बजे से आया हम। थोड़ा सा खड़े हो जाइए। 8 बजे। बोलो 8 बजे से हैं? अच्छा, तो कहाँ पे रहते हैं आप? संतोष नगर संतोष नगर में रहते हैं। तो पहली बार आए हैं सिलेंडर के लिए लाइन लगाए? पहली बार है। अभी छोटे बच्चे हैं, दूध गर्म करने को लगता है, पानी गर्म करने को लगता है। कितना दिन किस पे जलाएंगे चूल्हा, किस पे खाना बनाएंगे हम लोग? कितने दिनों से दिक्कत आ रही है? अरे कम से कम हो गया 15-20 दिन से बहुत दिक्कत आ रही है हम लोग को। 600 रुपया दिहाड़ी है हम लोग का। 9 बजे से खड़े हैं, यहाँ से खड़े हैं, सामने दीजिए कैमरा। यहाँ से खड़े, अभी तक कुछ नहीं होने वाला। हम लोग का 15 रोज लोगों ने दुकान में कितना खाएंगे बड़ा पाव सर? कितना दिन से कर रहे हैं? 15 रोज से हम लोग दुकान से खा रहे हैं। बड़ा पाव 15 रुपए में दे रहा है, 20 रुपए 25 रुपए में देने लगा है। 400 रुपया डेली का है। डेली का 600 कमाते हैं, 400 चल जाता है खाने में। जिंदगी में पहली बार आया हूँ। सुबह से आकर खड़ा हूँ, अभी तक ऑटो चलाता हूँ। ये कभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन जब से शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। सर हम लोग गरीब आदमी मरे, बिल्डिंगों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13 दिन हो गया है। भला भी जाके पूछो, इंक्वायरी करो क्या है क्या नहीं। 13 दिन होगा बुकिंग करके। 13 दिन हो गया। हाँ, बाटले में से कोई अपडेट नहीं आया कि सिलेंडर कुछ भी नहीं आया। अभी उसके लिए पहली बार सुबह में आया था, पाप लेकर आओ, देखो क्या है क्या नहीं। अब मोबाइल में तो बुकिंग होता है, अब उसमें मैसेज सब उसको दिखाया। OTP आया आपको? OTP क्या? OTP नहीं आया। OTP नहीं आया। तो ये छोटे सिलेंडर भरवाने की दिक्कत आपने मुंबई के गोरेगांव की देखी। LPG को लेकर किल्लत कई दिनों से चल रही है। अब एक और तस्वीर देखने को मिली। गुजरात में कुछ जगहों पर पेट्रोल पंप में दिक्कतों की रिपोर्ट आई। अहमदाबाद में रस्सी बांधकर कुछ पेट्रोल पंप में गाड़ियों की एंट्री रोकनी पड़ी, क्योंकि पेट्रोल था नहीं। गाड़ियां घुसे जा रही थी पेट्रोल पंप में। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल पंपों पर डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन पेट्रोल का स्टॉक खत्म हो गया। पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि फंडिंग और सप्लाई कारणों से उन्हें पेट्रोल पंप बंद करना पड़ा है। अहमदाबाद से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। अहमदाबाद में आप देख सकते हो कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आके बिना पेट्रोल के ही वापस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर LPG पंप पे रस्सी लगाई हुई है। अब अहमदाबाद के बाद आपको गुजरात के राजकोट का हाल दिखाते हैं। यहां पर नायरा कंपनी के पेट्रोल पंप मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। राजकोट शहर में नायरा के 19 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें से 6 पेट्रोल पंप बंद हो गए। पेट्रोल पंप मालिकों ने कहा कि युद्ध से पहले उन्हें कंपनी से तेल की सप्लाई डेली मिला करती थी, लेकिन अब 5 से 10 दिन में तेल के टैंकर आते हैं। इस वजह से पेट्रोल पंप बंद करने पड़े। सुनिए आप। ये अभी तो क्या है कि जो युद्ध चल रहा है वो हिसाब से अभी कंपनी में से माल शॉर्टेज है सप्लाई में। उसमें क्या टाइम से माल नहीं आता है। जो दूसरे दिन मेरी गाड़ी भरती थी, उसके बदले अभी 4-4, 5-5 दिन पे भरती है। और मेरा इतना सेलिंग है कि जो मेरे को एक गाड़ी 1.5 दिन ही चलती है। तो गुजरात के कुछ शहरों में कुछ सीमित पेट्रोल पंप पर दिक्कत की खबरें हैं, और ऐसा हर जगह नहीं है। ऐसा नहीं कि हर जगह दिक्कत है। अलग अलग रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि अभी के लिए यह समस्या फिलहाल अस्थायी है, यानी टेम्पररी है। पेट्रोल गैस के अलावा एक और दिक्कत है, वो खाद को लेकर। खाड़ी देशों से भारत खाद भी मंगवाता है। खाद की कमी का सीधा असर किसान पर पड़ेगा, फसलों पर पड़ेगा। पीएम मोदी ने यही वजह है कि आज देश में जब देश को संबोधित कर रहे थे लोकसभा के जरिए, तो उन्होंने देश को भरोसा दिया कि देश के अन्न भंडार भरे हुए, खाद की भी व्यवस्था की गई। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में इसे लेकर क्या कहा। एक बड़ा सवाल यह है कि युद्ध का खेती पर क्या प्रभाव होगा। देश के किसानों ने हमारे अन्न के भंडार भर रखे हैं, इसलिए भारत के पास पर्याप्त खाद्यान्न है। हमारा यह भी प्रयास है कि खरीफ सीजन की ठीक से बुआई हो सके। सरकार ने बीते सालों में आपात स्थिति से निपटने के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था भी की है। अतीत में भी हमारी सरकार ने दुनिया के संकटों का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया था। तो पेट्रोल, गैस, फर्टिलाइजर की किल्लत की आशंका बनी हुई है। इसके बारे में हमने बातचीत कर ली। अब युद्ध अगर लंबा चलता है तो हालात जाहिर सी बात है और ज्यादा बिगड़ेंगे। उधर शेयर मार्केट में युद्ध का इंपैक्ट तो ऑन द स्पॉट दिखाई दे रहा है। आज मार्केट खुला तो मार्केट खुलते ही 1 घंटे के अंदर निवेशकों के 12 लाख करोड़ रुपए सुहा हो गए। पूरे दिन में निवेशकों के 15 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 2.5% के करीब गिरावट दर्ज की गई। 28 फरवरी से अभी तक मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 456 लाख करोड़ रुपए से घटकर 414 लाख करोड़ तक आ चुका है। यानी सिर्फ 24 दिन में मार्केट से 42 लाख करोड़ रुपए उड़ गए, डूब गए। 24 दिन में सेंसेक्स 8,590 पॉइंट गिर चुका है।
10.56% की यह गिरावट है। निफ्टी अभी तक 2666 अंक गिरा है और यह 10.58% की गिरावट है। इधर शेयर मार्केट में हाहाकार मचा है, उधर गोल्ड और सिल्वर जैसे जो सेफ एसेट्स माने जाते रहे हैं वो भी सुरक्षित नहीं। गोल्ड और सिल्वर के दाम भी भयंकर तरीके से गिर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसे समय में तो बढ़ते थे दाम, अब गिर रहे हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में गोल्ड के दाम 10,000 रुपए गिर गए। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गोल्ड के दाम 2% से ज्यादा गिर गए। 4 महीने में यह सबसे बड़ी गिरावट है। सिल्वर के दाम 17,000 गिर गए। तो यह हालत मार्केट में सोने और सिल्वर को लेकर। युद्ध से पूरी दुनिया प्रभावित है, कोई देश अछूता नहीं। दावा किया जा रहा है कि ऐसा एनर्जी क्राइसिस कभी नहीं आया। युद्ध की वजह से 9 देशों में 40 एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डैमेज हुए। दावा है कि 1970 के ऐतिहासिक तेल संकट और यूक्रेन युद्ध के असर को मिला भी दिया जाए तो इस युद्ध में उससे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, उससे ज्यादा असर पड़ा है। युद्ध की वजह से करीब 400 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई का नुकसान हुआ है। यह दुनिया की कुल तेल सप्लाई के 4 दिनों के बराबर है। यूक्रेन युद्ध के बाद एलएनजी सप्लाई 75 बिलियन क्यूबिक मीटर्स कम हो गई थी, जबकि अभी यह सप्लाई करीब 140 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हो गई, यानी यूक्रेन युद्ध से भी सीधा डबल।